औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है रोज़ो मालिक है जो रोज़े जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका अच्छा जी, ये रियलमी जो है अपना नाम रियलमी 3 जो है माइंड काइंडली चेंज कर लें। मैं आपको मीटिंग से निकाल रहा हूँ। अपना जो नाम है उससे आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी ऑनलाइन पीडीयू क्लास का जो सेशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड हम 1-2 मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और सेशन जो हमारा लास्ट था वो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर हमने आखिरी बात की थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थी, कनेक्टेड सिस्टम थी, इंटर कनेक्टेड सिस्टम थी, और दीगर रेलेवेंट चीज़ें जो उसमें हमने पढ़ी थी वो डिस्कस हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, दे रहे होंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन सेशन लेने का मकसद ये है कि आपकी रिकॉर्डेड सेशन में अगर कोई भी क्यूरी हो या वो मैटर जो डिस्कस हो रहे हों आपकी समझ नहीं आ रहे, तो आप उसे आसानी से उससे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, पीडीयू लैब के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पीडीयू की जो लैब है वो भी ऑफ़र हो रही है मुझे। तो अगर किसी को पीडीयू लैब पढ़ना है तो काइंडली वो मुझे बता दे, ताकि मैं उसके लिए सारे इंतजाम करूँ और उस तक वो कंटेंट उसे पहुंचा दूं। तो पीडीयू लैब के हवाले से मेरे पास जो है लैब का कंटेंट नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी के पास पीडीयू लैब का कंटेंट हो तो काइंडली मुझे प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं पीडीयू लैब आपको प्रोवाइड कर दूं। लेक्चर्स जो हमने 1A और 1B था वो पूरा कर लिया था। आज जो है हम 3A से शुरू करेंगे। आप में से अगर कोई सवाल कोई पूछना चाहे तो वेरी वेलकम, मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपने सेशन की तरफ आएंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन होपफुली आपसे शेयर नहीं हो रही, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर मुझे बता दें क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों से शेयर हो रही है। जी मेरे भाइयों, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी यस इस सर, आवाज भी क्लियर आ रही है सर और स्क्रीन भी सही शेयर हो रही है। ठीक है, ठीक है। कोई बीच में डिफ़िकल्टी हो, छोटा नज़र आ रहा हो, बड़ा नज़र आ रहा हो, तो काइंडली मुझे इंटरप्ट करके मुझे बता दें, ताकि मैं उस चीज़ को ओवरकम करूं और आपको सही तरीके से जो नॉलेज है वो डिलीवर कर सकूं। तो हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 3A के ऊपर बात करेंगे। 2B हमारा, जहाँ तक मुझे याद है, वो सेशन पूरा हो गया था। तो 2B के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, नहीं नहीं सॉरी, हमने 2A पूरा कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो 2B इंशाल्लाह होगा। 2A हमने पूरा कर लिया था। यार पीसी बहुत स्लो चल रहा है आज। और भाई आप लोगों की तरफ बारिशें हुई हैं कि नहीं? बारिश बारिश हुई है? सर अभी हल्की फुल्की चल रही है सर। चल रही है हल्की फुल्की, चले अच्छी जी। बात है। बारिश के मौसम में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है भाई। ये मेरा सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है असल में, बहुत
इनफाइनाइट किस्म की काम इसमें हो रहा है, तो बहुत स्लो हो गया है पीसी। बहरहाल लास्ट जो हम बात कर रहे थे उसे हम वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। हमारा 2A भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चीज़ें थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ तो बहुत स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ। तो अच्छा, हमारे 20 लेक्चर एक साहब आज डिस्कस कर रहे थे कि भाई कितना पढ़ाएंगे आप, कितने लेक्चर होंगे। तो उस हिसाब से मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे 20 लेक्चर होपफुली हम उसमें डिस्कस करेंगे जो होंगे। अच्छा, लेक्चर से मुराद ये, मैं 20 लेक्चर का ये मतलब नहीं होगा कि हम 20 के 20 पढ़ लेंगे तो वो होंगे। असल में हम तवील तरीके से आपको चीज़ें बता रहे हैं और डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, तो इसलिए वो लेक्चर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन कंटेंट उसमें कम है। तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि यार मतलब मैं अगर 20 लेक्चर में सबमिट बनाऊंगा तो वो 20 स्लाइड्स नहीं है। असल में स्लाइड्स तो जिस तरीके से मेरा आज 7वां लेक्चर है शायद, तो इस 7वें लेक्चर में मेरा जो स्लाइड के हिसाब से लेक्चर है वो तो 2A है, यानी सिर्फ तो तीसरी स्लाइड चल रही है। 7वें लेक्चर में स्लाइड तीसरी चल रही है, तो उस हिसाब से तो मेरे ज़्यादा कंटेंट पीपीटी वाइज नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप उससे घबराएं नहीं कि मेरे कंटेंट ज़्यादा होंगे या मतलब लेक्चर ज़्यादा होंगे। ऑनलाइन सेशंस के हिसाब से वो एक डिफरेंट चीज़ है, उस हिसाब से वो डिफरेंट चीज़ है। तो होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और इसके अलावा मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी आप लोगों से। तो हम आते हैं हम जिसके ऊपर लास्ट हमने डिस्कशन की थी, और वो चीज़ है मुझे थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं हम। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम की बात है। ओवरहेड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम के फ़र्क को आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें ये बात बताएंगे कि ओवरहेड लाइंस क्या होती हैं। आर जनरली माउंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। गोरे गोरे हो रहा है आप, लॉकडाउन में काम नहीं कर रहे रजा भाई, बिल्कुल मतलब हार्ड वर्किंग करनी चाहिए आपको तो। अच्छा जी, चलें, ये तो एक मजाक की बात हो गई, कंटिन्यू करते हैं। तो रजा साहब, आपकी वीडियो नज़र आ रही है लेकिन हमें आपको देखने में कोई मसला नहीं है। सो कंटिन्यू करते हैं सेशन के हवाले से। तो हम ये बात बता रहे थे कि ओवरहेड लाइंस आर जनरली माउंटेड ऑन वुडन, लकड़ी के वुड के ऊपर माउंट हुई हुई होती हैं जो ओवरहेड लाइंस है हमारी। कंक्रीट के ऊपर होती हैं, कंक्रीट के पिलर्स बने होते हैं उनके ऊपर ओवरहेड लाइंस होती है, और स्टील के पोल्स होते हैं जिसके ऊपर ओवरहेड लाइंस आपकी जा रही होती हैं। आपने देखे भी होंगे वो जो स्टील के पोल लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी के रास्ते में, आपको नज़र भी आते होंगे। उससे आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की लाइंस जा रही होती हैं पोल्स के जरिए से, विच आर अरेंज टू कैरी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स इन एडिशन टू द कंडक्टर्स, जिसमें हम अरेंज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को भी, और इन एडिशन टू द कंडक्टर्स के ज़रिए भी हम इस चीज़ को अरेंज करते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड फिनोमेना है वो है अंडरग्राउंड सिस्टम्स। ठीक है, होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों से शेयर हो रही होगी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हुए अगर ये नहीं हो रही हो तो मुझे आवाज़ और स्क्रीन का बता दीजिएगा। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर अंडरग्राउंड सिस्टम यूजेस conduits, cables, main holes under the surface of steels, streets and sidewalks। मतलब अगर आप देखें अंडरग्राउंड केबल्स को तो इसके डक्स के अंदर होती हैं, कंडक्ट्स के अंदर होती हैं। केबल जो है वो मेन होल्स के ज़रिए से जा रही होती हैं इसमें। वो हमारे जो सीवरेज के लाइन होल्स हैं, मेन होल उसकी तरह नहीं, बल्कि इसके अलग से मेन होल्स होते हैं जिसके ज़रिए से अंडरग्राउंड केबल्स फ्लोट कर रही होती हैं। सरफेस ऑफ स्ट्रीट्स एंड साइड वॉक्स, तो इसमें साइड वॉक्स और सरफेस वो भी जा रही होती हैं स्ट्रीट्स, तो इनके ज़रिए से ये चीज़ चल रही होती है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपकी गोइंग थ्रू हो रही होती है। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट, इसे कंटिन्यू करते हुए मैं अगला पैराग्राफ रीड आउट करूँगा जिसमें लिखा हुआ है जनाब, द चॉइस बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वाइडली डिफरेंट फैक्टर्स। अब ये चॉइस है आपकी कि आप अंडरग्राउंड केबल्स को देखना चाहते हैं या ओवरहेड को सीरियस लेना चाहते हैं। मुराद ये है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद के सेक्शन को आप देखें तो वो पूरा का पूरा जो शहर है वो अंडरग्राउंड के ऊपर तकरीबन हुआ हुआ है। उसमें आपको
ओवरहेड केबल्स कम नज़र आएंगी, तो इसीलिए। लेकिन कराची में अगर आप देखें तो आपको सिस्टम ओवरहेड ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि शहर जो है कैपिटल है, या शहर जो है वो आपका सेंट्रलाइज वे में कैपिटल नहीं है, इंडस्ट्रियल हब वगैरह वगैरह के हिसाब से हम इस चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई बताए कि कहाँ पर हम प्रेफर करते हैं अंडरग्राउंड को और कहाँ पर प्रेफर करते हैं ओवरहेड को, तो आपकी क्या चॉइस होगी इसके ऊपर? जी, तो मैंने सवाल किया है जनाब, इसका कोई जवाब दे दें। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब होता है हम बहुत फ्रेंडली तरीके से मतलब इसमें बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो बताएं मुबशिर तारिक, आप बताएं ओवरहेड और अंडरग्राउंड केबल्स का फ़र्क क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सर अंडरग्राउंड सर यानी कि हायर वोल्टेजेस पे सर हो सकता है सर, जैसे वोल्टेज अगर हायर जो हम इस पे सप्लाई होगी आगे, अगर हम सप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो इससे सर ये अंडरग्राउंड से सर इसको कन्वर्ट कर सकता ठीक है। है। और सर ये इसकी मतलब एक्सपेंसिव जो है आगे होती है सर काफ़ी, इसको अगर हम ट्रांसमिटिंग करते हैं सर इसकी। हम्म, ठीक, सही। और इसके अलावा कोई बताया? जी जनाब, क्या नाम? और सर ये ट्रांसमिटिंग करते हैं सर, ये तकरीबन 33 किलो वॉट है सर। जी जी, ठीक है। अच्छा, जुबैर भाई ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने रियलमी के नाम से किया हुआ, तो मैंने इनको निकाल दिया। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं सेशन को, तो अपने रियल नाम और ये जैसे कुछ लोगों ने रखा हुआ है उसमें अपना CMS ID, वो भी रख सकते हैं आप, लेकिन नाम से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं तो नहीं जानता रियलमी कौन है भाई, मतलब। तो इसलिए मैं उन लोगों को इसमें सेशन से निकाल दूंगा। तो ये रूल है हमारे, तकरीबन जो डीन साहब ने भी बताया है, तो इसको फॉलो करते हुए आपको ज्वाइन करना है सेशन को। मुबशिर तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई हमें कि ओवरहेड जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन अंडरग्राउंड जो है एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड केबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका पूरा सिस्टम बताना पड़ेगा। और उसमें सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। मेरी मेरी आवाज़ स्लो आ रही, अब सही आ रही है मेरी आवाज़? नहीं सर, अभी भी स्लो आ रही है। अभी भी स्लो आ रही है? अब सही आ रही है मेरे भाई? ये सर। अच्छा अच्छा, ये मैं कॉलर में लगा लिया था, तो बहरहाल चले, मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं ये बता रहा था, जिस तरीके से फराज भाई भी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं हमें, तो अच्छी बात है। तो मैं ये बता रहा था आपको। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ओवरहेड जो होते हैं आपके, वो आपके एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि अंडरग्राउंड एक्सपेंसिव होते हैं, ओवरहेड इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। अच्छा, मुझे रज़ा क्या कहते हैं, अगला एक सवाल पूछना है कि मिसाल के तौर पे ये जो हमारे ओवरहेड होता है, फराज से मैं पूछूंगा, फराज अली मेरे दोस्त, ये बताएं कि ये हमें जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन और इनकी बनावट जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव की होती हैं, जबकि ओवरहेड की जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होती। और जी ठीक ठाक आपने बच्चों आप सुना ठीक ठाक?
अच्छा जी। तो फराज भाई शायद शर्मा गए हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अंडरग्राउंड केबल के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं ये बता रहा था, एक कंपैरिजन है, इसके बात करते हैं। देखें, पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ओवरहेड जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से तार गिरेंगे नहीं और वगैरह वगैरह जैसे फैक्टर होंगे नहीं, तो इस हिसाब से हम उसको काउंट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके हिसाब से ये है कि अगर इनिशियल कॉस्ट देखें तो वो ओवरहेड की जो है वो कम होती है, जबकि अंडरग्राउंड की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है जनाब। तो इनिशियल कॉस्ट जो है आपकी वो अंडरग्राउंड की ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ओवरहेड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि अंडरग्राउंड में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप उस तार को मोल्ड कर सकते हैं, तार में ज्वाइन कर सकते हैं, तार को मल्टीपल जगहों पर प्लेस कर सकते हैं, तो वो ओवरहेड के अंदर मुमकिन है, जबकि अंडरग्राउंड में मुमकिन नहीं है। फॉल्ट की अगर बात करें तो ओवरहेड में जो फॉल्ट है वो आपके ज़्यादा आते हैं, जबकि अंडरग्राउंड में फॉल्ट कम आते हैं। ओवरहेड में हवा चली, तारें मिल गई, नमी का एस्पेक्ट हो गया, तो उसके ज़रिए से ये मामला चलेंगे। तो ये सब फैक्टर जो है अंडरग्राउंड में कम होते हैं, ओवरहेड में ज़्यादा होते हैं। अपेरेंस की अगर हम बात करें तो अपेरेंस जो है वो कम होती है ओवरहेड में, जबकि अंडरग्राउंड में अपेरेंस ज़्यादा होती है। ठीक है जनाब, तो ये कंपैरिजन था जो मैं आप लोगों से भी पूछ रहा था, तो हमने इस तरह से कवर कर लिया। साथ ही साथ फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर करना तो ओवरहेड के अंदर क्या कहते हैं ठीक नहीं है, जबकि अंडरग्राउंड में ठीक है। यूज़फुल लाइफ जो है वो ओवरहेड केबल की कम है, लेकिन अंडरग्राउंड की यूज़फुल लाइफ ज़्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ओवरहेड की ज़्यादा है, अंडरग्राउंड की कम है। इंटरफेस विद कम्युनिकेशन लाइन जो है वो बेहतर है ओवरहेड की, जबकि बेहतर नहीं है अंडरग्राउंड की। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर मैंने ये तय किया कि आपको अंडरग्राउंड को कहाँ इंस्टॉल करना है और इसके अलावा ओवरहेड को कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं किसी स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे भाई से सवाल पूछूं कि ओवरहेड बेहतर है या अंडरग्राउंड, तो राशिदुल्लाह मेरे दोस्त तुम बताओ कि अंडरग्राउंड ज़्यादा बेहतर है या ओवरहेड ज़्यादा बेहतर है। राशिद भाई बताएं, कोई और बताना चाहेगा? अपना फरहान अली दस्ती, शाह फैसल, आपके हिसाब से मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओवरहेड बेहतर है या अंडरग्राउंड बेहतर है? पर अंडरग्राउंड बेहतर है सर। अंडरग्राउंड बेहतर है। रजा साहब ने बताया अंडरग्राउंड बेहतर है, ठीक है, वो सेफ्टी और दीगर चीज़ों के लिहाज से। तो किसी और के हिसाब से? सर फिर से आवाज़ तो स्लो आ रही है। मेरी आवाज़ फिर से लो आ रही है? अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? अभी सही आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई और बताएगा? राशिदुल्लाह या फरहान अली दस्ती, फरहान अली, आपके हिसाब से क्या चीज़ बेहतर होगी? शाह फैसल ने रेज हैंड किया है, शाह फैसल साहब आप बताएं। सर ओवरहेड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सर मेंटेनेंस मेंटेनेंस के हिसाब से सर वो जो है ना वो मतलब जल्दी हो जाएगा, जैसे कि वो अंडरग्राउंड में मेंटेनेंस मेंटेनेंस या फॉल्ट वाल्ट में हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, फराज भाई ने कहा है तो फराज भाई की बात भी सुनो। फराज भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवर रेट सही है, और फॉरेन कंट्रीज में जो सिस्टम है तो वो वहाँ पे अंडरग्राउंड ज़्यादा बेहतर रहता है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ओवर रेट से सब सही है इलेक्ट्रिसिटी। सही सही। अच्छा, मेरी आवाज़ किस को नहीं सही मिल रही? जिसको मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही वो ज़रा मुझे बताएं। राशिद राशिदुल्लाह साहब ने कहा है मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, तो और किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, मैं मज़ीद उसको बेहतर करूँगा। मेरी आवाज़ अगर सही नहीं आ रही तो वो मुझे कोई बता दे। फराज अली साहब का हैंड रेज हुआ है, तो जी बोलें। फराज साहब आपका हैंड रेज हुआ है। सर ये वो मैंने पहले ही उठाया था, मैं इसको नीचे करता हूँ, मेरी सवाल आवाज़ बता रहा सही आ था। रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है सर आपकी। राशिदुल्लाह साहब, अगर मेरी कंटिन्यूस आवाज़ ख़राब हो रही हो ना, तो एक काम ये कर लें, आप डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट दोबारा करें,
मीटिंग को लीव करें, दोबारा से इन हो जाए, क्या पता वो चीज़ आपको सही मिल जाए। तो इस तरीके से क्या पता सही हो जाए, क्योंकि मेरे एंड से मिस्टेक शायद नहीं है, आप दोबारा ट्राई करके देख लें, लेकिन मैंने बहुत करीब किया हुआ है माइक। तो फराज साहब दोबारा हैंड रेज है आपका, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलें। चले मैं आपका हैंड लोअर कर देता हूँ, शायद कोई और मसला होगा। अच्छा जी, राशिद साहब हमें दोबारा से ज्वाइन तकरीबन कर चुके हैं, और बात हो रही थी हमारी लास्ट के a considerable amount of effort is necessary to maintain an electric power supply within the requirements of various types of consumers। कंज्यूमर के हिसाब से हम चीज़ें अरेंज करते हैं और उसको देखते हैं। सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रॉपर वोल्टेज। आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी लें उसके आपको प्रॉपर वोल्टेज यूज़र को प्रोवाइड करने होंगे, और अगर आप यूज़र हैं तो आपको लाजमी पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज प्रॉपर मेंटेन होने ज़रूरी हैं, यानी कि रेटेड वोल्टेज आने चाहिए। मिसाल के तौर पे 230 वोल्ट 220 वोल्ट अगर आपको नहीं आएंगे और कम मिलेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। अगर आपके घर में 220 वोल्ट सही नहीं आए तो उसका नुकसान क्या होगा। इस सवाल का जवाब कोई देगा। सर अगर लाइट अगर फ्लक्चुएट करेगी तो सर जो घर में जो इक्विपमेंट्स हैं सर वो जल सकते हैं सर, बल्ब जो है फट सकते हैं और मशीनें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं सर इससे। अच्छा, ये उस सूरत में अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो तब हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मैं पूछ रहा हूँ अगर वोल्टेज कम आ रहे हो तो उससे चीज़ें फटती या ख़राब होती नहीं है। जी, कोई और जवाब देगा इसका। सर वोल्टेज कम आने से सर हमारा सिस्टम है, अगर कुछ भी जैसे पंखा चल रहा है या लाइट चल रही है तो हम्म, वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, और ऐसे जैसे लाइट की ग्लोइंग है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और सिस्टम ऐसे सही नहीं चलेगा। सही सही, ठीक है। ये एक एंड पर है जो अपेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जी जो चीज़ नज़र आ रही होगी वोल्टेज कम हो जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो डिम हो जाएंगी, सही से काम नहीं करेंगी, प्रॉपर तरीके से वो ऑपरेट नहीं करेंगी। ये चीज़ तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं चीज़ों के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर प्रॉपर वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज आ जाए तो इसका नुकसान ये होता है कि जो डिवाइस होती है ना वो ज़्यादा करंट ड्रेन करने लगता है। अगर आपके करंट कम आ रहा हो, अब सॉरी अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हो तो उसको अपनी पावर मेंटेन करने के लिए वोल्टेज वो करंट वो ज़्यादा लेने लगता है। तो इसीलिए अगर वोल्टेज यूटिलिटी से कम मिलेंगे आपको 220 230 की जगह अगर आपको वोल्टेज मिलने लग जाए 180 160 150, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी अप्लायंस ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगी। देखिए अप्लायंस को चलने के लिए ना एक प्रॉपर पावर चाहिए होती है। अप्लायंस अगर पूरे पावर पे नहीं चलती तो वो क्या करती है, अपना पावर का रेशो मेंटेन करती है। समझ रहे हैं इस बात को। पावर का रेशो मेंटेन होता है, पावर का फॉर्मूला वी इंटू वाई। वोल्टेज अगर कम हो जाते हैं तो पावर भी कम हो जाएगी, तो कम पावर पे अप्लायंस चलती नहीं है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा करंट लेना शुरू करती है और फिर वो पावर को मेंटेन करती है। इसीलिए अगर यूटिलिटी से वोल्टेज आपको कम मिले तो आपकी डिवाइस एम्पेयर ज़्यादा लेगी और फिर आपका मीटर भी ज़्यादा चलेगा और आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो ये एक अप्रोच है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो ये वो चीज़ है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑन डिमांड। अगर डिमांड एक यूज़र है, मिसाल डिस्ट्रीब्यूशन वालों की जिम्मेदारी होती है, यूटिलिटी की जिम्मेदारी होती है कि जितनी पावर की डिमांड हो यूज़र के एंड से उतनी पावर भी पूरी मिलनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर की जो डिमांड होगी वो यूटिलिटी को पूरी करनी है। कि मिसाल के तौर पे जी 12 रबी अव्वल आ गई, छुट्टी का दिन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइटें बहुत लोग जलाएंगे, कुछ लोग चरागा करेंगे, बहुत सारे मामला चलेंगे, कुछ लोगों की यहाँ महफिल हो रही होती है। तो क्या होता है जी, बिजली ज़्यादा खर्च होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो यूटिलिटी को वो मेंटेन करनी है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी हिसाब से बहुत सारे ईद के इवेंट होते हैं या जो भी कोई इवेंट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है तो उसकी डिमांड को, पावर सप्लाई को पूरा करना जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की और बेसिक वे में यूटिलिटी की भी। तीसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो कि मेंटेन होना ज़रूरी है रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रिलायबिलिटी। मेंटेन रहनी चाहिए आपकी पावर। अब देखें पहले के टाइम में अगर जो लोग कराची में रहते हो उनको पता होगा कि कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाते थे और कभी कभी वोल्टेज बहुत कम हो जाते थे, तो ये रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं होती। जिस तरह राशिदुल्लाह साहब ने पहले बात की थी कि हमारी जो सप्लाई है ना जो आ रही होती है वो अगर कम आ रही हो तो वोल्टेज के मुकाबले में वो फट जाती है, ट्यूबलाइट फट जाएंगी, पंखे जल जाएंगे। तो ये कम आने की सूरत में नहीं होती बल्कि ये ज़्यादा आने की सूरत में होती है।
कोई बात अगर किसी को करनी हो, पूछनी हो, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क। हमारा इंटरेक्टिव सेशन यही चीज़ है कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो अब अगर आप देखें के इलेक्ट्रिक ने के के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपना सिस्टम बहुत अपग्रेड किया। आपको वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है, वेरिएबल नहीं मिलते। आपको सप्लाई सस्टेनेबल मिलती है, और आपका जब भी इशू होता है तो वो उसको बेहतर करते हैं। लोड शेडिंग का स्केजुअल बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से जाती है। बहुत सारे लोगों को घरों में मैसेज आ जाता है। अच्छा, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की बिल्कुल भी, मैं ये बता रहा हूँ कि सिस्टम पहले के मुकाबले में अब अपग्रेड जो हुआ है, प्राइवेटाइज होने के बाद चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। कुछ जगह बेमानी भी होती है, लेकिन चीज़ें अपग्रेड भी हुई हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा, वरना हम आगे चलते हैं। वॉइस के काम आ रही है सर। 8:30 बजे मैसेज किया इन्होंने, अभी का टाइम हो रहा है भाई। आवाज़ यार मैंने बहुत करीब किया हुआ, यकीन माने अगर थोड़ा सा आगे करूँगा ना तो मेरे होठों से हलक में चला जाएगा माइक। मैंने बहुत करीब किया हुआ। सर आवाज कट रही है आपकी, कम आ रही है सर बहुत। अब सही आ रही है भाई? अब ठीक है सर। अच्छा अच्छा। सर आवाज़ सही है सर, उसका कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा शायद सर। आवाज़ बिल्कुल सही है, हाँ, हमें तो सही आ रही है। चलें आगे हम चलते हैं। रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को ये बताया है कि रिलायबिलिटी पावर सप्लाई की, पावर की होना ज़रूरी है कि जब आपको सप्लाई मिले तो कंसिस्टेंट मिले, एक जैसी मिले। रात को आप सो रहे हो तो लाइट नहीं चली जाए। तो इस तरह की चीज़ें अगर मेंटेन हो तो वो एक गुड सिस्टम, गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये उसकी ज़मानत होती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर वोल्टेज का अगर हम बात करें तो प्रॉपर वोल्टेज का क्या मतलब होता है? तो प्रॉपर वोल्टेज का मतलब ये होता है कि वोल्टेज वेरिएशंस एट कंज्यूमर्स टर्मिनल शुड बी एज लो, यानी वोल्टेज की वेरिएशन, यानी कम वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके जो वोल्टेज होने चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए। द चेंजेस इन वोल्टेज आर जनरली कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द सिस्टम। लोड के ऊपर मुख्तलिफ वेरिएशन हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे बिन कासिम टाउन है, स्टील टाउन है, और लियारी 36 है आपकी, और मिसाल के तौर पे औरंगी टाउन है, औरंगी 2.5 नंबर है, कोरंगी 4 नंबर है, लियाकताबाद है, नॉर्थ आज़ाबाद। इन सब के सप्लाई कनेक्टेड होते हैं सिस्टम से। अब ये पूरे पूरे इलाकों के जो लोड है ना, ये कम ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इनके सिस्टम में लोड इलेक्ट्रिक में फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कम ज़्यादा। इसके नतीजे में होता ये है कि वोल्टेज में वेरिएशन आ जाती है ड्यू टू वेरिएशन इन लोड, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ लोड। इट कॉज द वेरिएशन इन वोल्टेज फ्रॉम द यूटिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। इसके बाद हम बात करते हैं लो वोल्टेज कॉज लो रेवेन्यू। अगर वोल्टेज कम होगा तो रेवेन्यू कॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू उससे कम होगा। इन एफिशिएंट लाइटिंग, लाइटिंग कम होगी। आप जानते हैं कि डिम हो जाती है लाइट वोल्टेज कम होने के नतीजे में। एंड पॉसिबल बर्निंग आउट मोटर्स, और अगर वोल्टेज आपके लो तो आपकी मोटर जल भी सकती है। क्यों मोटर क्यों जल सकती है भाई अगर वोल्टेज कम आए तो? कोई बताएगा? तो सेशन हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। हम अ, कुछ देर के वक्फे के बाद या इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। उसके बाद अगले सेशन को इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट का मैंने सवाल मेरे ख्याल में दे दिया है ना? जी सर। ठीक है, असाइनमेंट का सवाल अगर दे दिया है तो क्या सवाल दिया असाइनमेंट का मैंने? अच्छा, वो जो एक एक पेज लिखना था आप लोगों को। जी सर। सर एक उसमें पूछना था सर आपसे। बोले। सर वो रोटरी कन्वर्टर्स का था सर उसमें ना, तो सर वो रोटरी कन्वर्टर सर मतलब सिंगल फेज टू सर 3 फेज पे मतलब कन्वर्ट होती है। तो सर ये सिंगल से सर मतलब कैसे डबल में भी हो सकती है सर, इसका मतलब थोड़ा आपसे पूछना था। या वो मतलब सर डायरेक्ट मतलब 3 फेज में ही कन्वर्ट होगी? रोटरी कन्वर्टर के ज़रिए से डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। रोटरी कन्वर्टर जो है सिंगल फेज लेके 3 फेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये बस उसका एक बेसिक मकसद है। और आपको सिंगल फेज से 3 फेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो रोटरी कन्वर्टर को इसलिए इस्तेमाल करा जाता है। तो ये उसका एक मकसद है। जी सर।
अच्छा, इसके अलावा हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेशन है वो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों की कोई सवाल हो तो आप उसको सेव करके रखें और कल पूछ लीजिएगा। कल का सेशन जो है वो इंशाल्लाह मगरिब के बाद यानी 8 बजे से पहले कंटिन्यू करेंगे ताकि मैक्सिमम टाइम आप लोगों को दे सकें। और कोई डिफ़िकल्टी कोई सवाल हो किसी का तो नेक्स्ट सेशन के लिए वो होल्ड करके रखे, वो हम अगली बार इंशाल्लाह उससे ओवरकम करेंगे। सर असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? यूनिवर्सिटी जब खुलेगी तब सबमिट करेंगे, तब तक लेकिन ये है कि भाई रोज़ाना असाइनमेंट कर लें। आखिर वक्त में करेंगे तो मुश्किल होगी क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड फाइनल में क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर यूनिवर्सिटी कब तक खुलेगी वैसे, और हमारे मिड टर्म के पेपर्स वगैरह का क्या सिस्टम है? मिड कोई टर्म अंदाजा है सर? यूनिवर्सिटी में ही होंगे अभी तक, लेकिन अभी 25 को आप लोगों को नहीं आना। आप लोगों को जब आना होगा तो हम बता देंगे। अच्छा सर। यूनिवर्सिटी फेजेस में खुल रही है। 25 को फार्मेसी वालों को बुलाया है, अभी आप लोगों को नहीं बुलाया। तो ये इस तरीके से है। अच्छा सर। आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी से इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।